नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एंशिएंट ऑडियो लाइब्रेरी में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बेहद प्रसिद्ध और प्राचीन किताब द आर्ट ऑफ वॉर, जिसे लगभग 2500 साल पहले एक चीनी सेनापति और विचारक सुन त्सू सन टीजेड्यू ने लिखा था। ये किताब सिर्फ युद्ध की रणनीतियों के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन, लीडरशिप, सोचने का तरीका और समझदारी से फैसले लेने की कला को भी सिखाती है। यही वजह है कि आज भी इसे बिजनेस, मैनेजमेंट, खेल और पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत काम का माना जाता है। इस किताब में छोटे छोटे अध्याय हैं जिनमें बहुत गहराई से समझाया गया है कि किसी भी टकराव या चुनौती का सामना कैसे किया जाए, वो चाहे मैदाने जंग में हो या जिंदगी में। हमने इसे सरल और साफ हिंदी में पेश किया है ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके और इसका ज्ञान अपने जीवन में उतार सके। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं द आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला, सुन त्सू की कलम से। सुन त्सू कहते हैं कि युद्ध की कला किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी होती है। ये ऐसा विषय है जो जीवन और मृत्यु, सुरक्षा और विनाश के बीच का रास्ता तय करता है। इसलिए इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध की योजना बनाते वक्त 5 चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। ये 5 बातें हैं: नैतिकता, प्रकृति, जमीन, सेनापति और तरीका व अनुशासन। नैतिकता का मतलब है कि जनता अपने राजा या नेता के साथ पूरी तरह से एकजुट हो जाए, इतना कि वे बिना डरे, अपनी जान की परवाह किए बिना उसका साथ दें। प्रकृति में दिन रात, गर्मी सर्दी और मौसम का बदलना शामिल है। जमीन से मतलब है रास्तों की दूरी, इलाके की सुरक्षा या खतरे, खुला मैदान या तंग रास्ते, यानी वो सारी बातें जो किसी स्थान की स्थिति को तय करती हैं। सेनापति का मतलब है वो व्यक्ति जो बुद्धिमान, ईमानदार, दयालु, साहसी और अनुशासन प्रिय हो। तरीका और अनुशासन में सेना का सही ढंग से संगठन करना, अफसरों की जिम्मेदारियां तय करना, सामान पहुंचाने वाले रास्तों का प्रबंध करना और खर्चे पर नियंत्रण रखना आता है। हर सेनापति को इन 5 बातों की अच्छी समझ होनी चाहिए। जो इन्हें समझता है, जीत उसी की होती है। जो इन्हें नहीं समझता, वो हारता है। अब जब आप किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हों, तो इन बातों को ध्यान में रखकर तुलना करनी चाहिए। कौन सा राजा अपने लोगों से ज्यादा जुड़ा हुआ है? कौन सा सेनापति ज्यादा योग्य है? किसके पास मौसम और इलाके का फायदा है? किसकी सेना में ज्यादा अनुशासन है? किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है? किसके सैनिक बेहतर प्रशिक्षित हैं? किस तरफ इनाम और सजा का सिस्टम बेहतर है? इन सवालों पर गौर करके हम पहले से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अगर कोई सेनापति इन सलाहों को मानता है और उनके अनुसार काम करता है, तो उसे जरूर जीत मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को ही कमान में रखना चाहिए। और जो इन बातों को नजरअंदाज करे, वो हार जाएगा। ऐसे व्यक्ति को हटाना ही बेहतर है। इन बातों के अलावा अगर कोई और मौका या फायदा दिखे तो उसका भी उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि हालात के हिसाब से योजनाएं बदलनी चाहिए। असल में युद्ध की बुनियाद छलकपट पर टिकी होती है। इसलिए अगर हम हमला करने की स्थिति में हैं, तो हमें ऐसा दिखाना चाहिए जैसे हम कमजोर हैं। अगर हम अपनी सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा लगना चाहिए जैसे हम कुछ नहीं कर रहे। अगर हम पास हैं, तो दुश्मन को लगे कि हम दूर हैं, और अगर दूर हैं, तो लगे कि पास हैं। दुश्मन को फंसाने के लिए चारा डालो, भ्रम फैलाओ और फिर पूरी ताकत से वार करो। अगर दुश्मन हर तरफ से मजबूत दिख रहा है, तो उससे टकराओ मत, तैयार रहो। अगर वो तुमसे ताकतवर है, तो सीधे लड़ाई से बचो। अगर तुम्हारा दुश्मन जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो उसे उकसाओ। अगर वो खुद को बहुत ताकतवर समझता है, तो खुद को कमजोर दिखाओ, जिससे वो घमंडी हो जाए। अगर दुश्मन आराम कर रहा है, तो उसे चैन मत लेने दो। अगर उसकी सेना एकजुट है, तो उसे बांटने की कोशिश करो।
उस जगह पर हमला करो जहां वो तैयार न हो। वहां पहुंचो जहां वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन याद रखो, ये सारी चालें और योजनाएं छिपाकर रखनी चाहिए। उन्हें पहले से किसी को नहीं बताना चाहिए। जो सेनापति लड़ाई से पहले अच्छी तरह सोच विचार करता है वो जीतता है, और जो बिना तैयारी के उतरता है वो हारता है। इसलिए जितनी ज्यादा तैयारी उतनी ही जीत की संभावना। बिना तैयारी हार तय है। इसी से मैं पहले से बता सकता हूं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सुन त्सू कहते हैं कि जब युद्ध की तैयारी होती है तो उसमें बहुत बड़ा खर्च आता है। सोचो, अगर मैदान में 1 लाख सैनिक हों, उनके साथ तेज रथ और भारी रथ हों, और उन्हें दूर दूर तक ले जाने के लिए भरपूर राशन हो, तो रोजाना की लागत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसमें सिर्फ हथियार या खाना ही नहीं, बल्कि मेहमानों की खातिरदारी, छोटी छोटी चीजें जैसे गोंद और रंग, और रथों व कवचों पर खर्च भी शामिल होता है। कुल मिलाकर एक बड़ी सेना को तैयार करना और चलाना बहुत महंगा पड़ता है। जब असली लड़ाई शुरू होती है और अगर जीत मिलने में देर हो जाए तो सैनिक थकने लगते हैं, उनके हथियार बेकार होने लगते हैं और उनका जोश भी ठंडा पड़ने लगता है। अगर किसी किले को घेर लिया जाए तो हमारी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो देश की ताकत और संसाधन भी जवाब दे जाते हैं। हथियार टूटते हैं, सेना थक जाती है और खजाना भी खाली हो जाता है। ऐसे में दूसरे दुश्मन इसका फायदा उठाने लगते हैं। और फिर चाहे सेनापति कितना भी समझदार हो, हालात को संभालना मुश्किल हो जाता है। हमने तो सुना है कि कुछ लोग जल्दबाजी में मूर्खतापूर्ण फैसले करते हैं, लेकिन कभी नहीं सुना कि समझदारी से की गई कोई लड़ाई बहुत लंबी चली हो। किसी भी देश को लंबे चलते युद्ध से कभी कोई फायदा नहीं हुआ। जो व्यक्ति युद्ध की तकलीफों को अच्छे से समझता है, वही जानता है कि उसे कम समय में समझदारी से कैसे लड़ा जाए। जो सेनापति कुशल होता है, वह दोबारा सेना नहीं बुलाता और न ही बार बार सामान मंगवाता है। वह जरूरी हथियार और जरूरत का सामान अपने देश से लाता है, लेकिन खाना और दूसरे साधन दुश्मन से ही लेता है, ताकि उसकी सेना को जरूरत की चीजें मिलती रहें और अपने देश पर बोझ न पड़े। अगर देश के पास पैसा कम हो जाता है तो उसे दूरदराज से सहायता मंगवानी पड़ती है। इससे जनता पर बोझ बढ़ता है और वे गरीब हो जाते हैं। वहीं अगर सेना अपने ही देश के पास डेरा डालती है तो वहां चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और आम लोग परेशान हो जाते हैं। जब लोगों की जेबें खाली हो जाती हैं तो किसान और आम जनता पर भारी टैक्स लगते हैं। इससे उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। एक ओर लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है और दूसरी ओर सरकार को भी टूटे रथ, थके हुए घोड़े, घिसे हथियारों और ढुलाई के साधनों पर खूब पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए समझदार सेनापति हमेशा कोशिश करता है कि जो जरूरत का सामान है वो दुश्मन से लिया जाए। दुश्मन की एक गाड़ी का राशन अपनी 20 गाड़ियों जितना फायदेमंद होता है। इसी तरह दुश्मन का एक बोरा अनाज भी अपने 20 बोरों जितना काम आता है। अब दुश्मन को हराने के लिए अपने सैनिकों में गुस्सा और जोश भरना जरूरी होता है। और जब वो जीत हासिल करें तो उन्हें इनाम भी जरूर मिलना चाहिए। अगर युद्ध में 10 या उससे ज्यादा दुश्मन के रथ कब्जे में ले लिए जाएं, तो जो सैनिक सबसे पहले रथ लेकर आए उसे इनाम मिलना चाहिए। फिर उन रथों पर अपने देश का झंडा लगा देना चाहिए और उन्हें अपनी सेना के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। जो दुश्मन के सैनिक पकड़ में आए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें भी अपनी ताकत में बदल देना चाहिए। इसे ही कहते हैं दुश्मन को हराकर अपनी ताकत बढ़ाना। इसलिए युद्ध का असली मकसद जीत होना चाहिए, लंबा खींचता युद्ध नहीं।
याद रखो, सेना का नेता ही ये तय करता है कि देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा या खतरे में पड़ जाएगा। वही लोगों की किस्मत का असली जिम्मेदार होता है। सुन त्जू कहते हैं कि युद्ध की असली कला ये नहीं है कि दुश्मन के देश को तबाह कर दिया जाए, बल्कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस देश को बिना नुकसान पहुंचाए जीत लिया जाए। जैसे अगर किसी सेना को बिना पूरी तरह नष्ट किए कब्जे में लिया जाए, तो वह ज्यादा समझदारी भरा होगा। एक टुकड़ी या एक यूनिट को पूरी तरह से पकड़ लेना उसे नष्ट करने से बेहतर होता है। इसलिए असली सफलता सिर्फ लड़कर जीतने में नहीं है। सबसे बड़ी कामयाबी तो तब होती है जब आप दुश्मन की लड़ाई की इच्छा को बिना लड़े ही तोड़ दें। सबसे श्रेष्ठ सेनापति वह होता है जो दुश्मन की योजनाओं को ही पहले विफल कर दे। उससे थोड़ा नीचे वह आता है जो दुश्मन की सेनाओं को एकजुट होने से रोकता है। फिर आता है वो जो सीधे युद्ध मैदान में दुश्मन की सेना पर हमला करता है। और सबसे बुरा तरीका है किसी किले पर हमला करना। अगर किले पर हमला करने से बचा जा सके तो ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि दीवारों को तोड़ने के लिए जो सुरक्षा उपकरण, ढालें और युद्ध सामग्री चाहिए, उसे तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। और फिर किले की दीवारों के सामने टीले बनाने में भी बहुत वक्त और मेहनत लगती है। अगर कोई सेनापति अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और जल्दीबाजी में सैनिकों को किले पर चढ़ा देता है, तो ऐसा लगता है जैसे चींटियां टूट पड़ी हों। लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि सेना का एक बड़ा हिस्सा मारा जाता है और फिर भी किला नहीं लिया जाता। इसलिए किले पर हमला करना बहुत भारी पड़ सकता है। एक समझदार नेता दुश्मन की सेना को बिना लड़े ही झुका देता है, उनके शहरों को बिना घेरे ही अपने कब्जे में लेता है और उनके राज्य को बिना ज्यादा लंबी लड़ाई के जीत लेता है। जब उसकी अपनी सेना पूरी तरह सुरक्षित रहती है, तभी वह पूरे राज्य पर अपना अधिकार साबित कर पाता है और एक भी सैनिक खोए बिना उसकी जीत पूरी होती है। यही असली रणनीति होती है। युद्ध के नियम बताते हैं कि अगर हमारी संख्या दुश्मन से 10 गुना हो तो हम उसे चारों तरफ से घेर सकते हैं। अगर हमारी संख्या 5 गुना हो तो सीधा हमला किया जा सकता है। अगर दुगनी हो तो सेना को 2 हिस्सों में बांटकर काम किया जा सकता है। अगर दुश्मन की सेना हमारे बराबर है तो हम सामना कर सकते हैं। अगर हमारी संख्या थोड़ी कम है तो टकराव से बचना चाहिए। और अगर हम पूरी तरह कमजोर हैं तो पीछे हट जाना ही सही होता है। छोटी सेना भले ही बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिर में बड़ी सेना ही जीतती है। सेनापति एक तरह से देश की ढाल होता है। अगर ये ढाल मजबूत है तो देश भी मजबूत रहेगा। अगर यह कमजोर है तो देश की हालत भी बिगड़ेगी। राजा खुद भी कभी कभी सेना को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे अगर राजा बिना सोचे समझे सेना को आगे बढ़ने या पीछे हटने का आदेश दे। जब सेना ऐसा करने की हालत में न हो तो सेना परेशान हो जाती है। अगर राजा सेना को वैसे ही चलाने की कोशिश करे जैसे वह राज्य चलाता है, बिना यह समझे कि सेना के नियम अलग होते हैं, तो सैनिकों में बेचैनी फैलती है। अगर राजा बिना समझे अधिकारियों की तैनाती कर दे, यह जाने बिना कि किस परिस्थिति में कौन बेहतर काम कर सकता है, तो सैनिकों का भरोसा डगमगाने लगता है। जब सेना में असंतोष और अविश्वास बढ़ता है, तो दूसरे राजा और विरोधी इसका फायदा उठाने लगते हैं। इससे सेना में अराजकता फैलती है और जीत हाथ से निकल जाती है। अब सवाल है कि जीत पाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है। वह जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं। वह जीतेगा जो बड़ी और छोटी दोनों सेनाओं को सही तरीके से संभाल सकता है। वह जीतेगा जिसकी सेना के सभी लोग एक जैसा जोश और आत्मविश्वास रखते हैं।
वह जीतेगा जो पहले से तैयार रहे और दुश्मन को बिना तैयारी के पकड़ ले। और वह जीतेगा जो योग्य हो और जिसे राजा बीच में दखल न दे। इसीलिए कहा गया है, अगर तुम दुश्मन को भी जानते हो और खुद को भी, तो 100 लड़ाइयों में भी हार नहीं होगी। अगर तुम खुद को तो जानते हो, लेकिन दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के साथ एक हार भी साथ होगी। और अगर तुम न खुद को जानते हो न दुश्मन को, तो हर लड़ाई में हार तय है। सुस्तजू कहते हैं कि पुराने समय के समझदार योद्धा पहले खुद को हार से पूरी तरह सुरक्षित कर लेते थे और फिर सही समय आने पर दुश्मन को हराने का मौका ढूंढते थे। हम खुद को हारने से बचा सकते हैं, यह हमारे नियंत्रण में होता है। लेकिन दुश्मन को हराने का जो मौका है, वो हमारे नहीं बल्कि दुश्मन के व्यवहार और गलतियों से मिलता है। इसलिए एक अच्छा योद्धा अपनी हार को तो रोक सकता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि कब और कैसे जीत मिलेगी, क्योंकि वो दुश्मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा गया है कि कोई जीतने का तरीका जानता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो हर हाल में जीत सकता है। हार से बचने के लिए रक्षात्मक रणनीति अपनाई जाती है, जबकि जीतने के लिए आक्रामक रणनीति जरूरी होती है। अगर कोई सिर्फ रक्षा कर रहा है, तो समझो उसके पास ताकत कम है। लेकिन जो हमला करता है, उसके पास शक्ति अधिक होती है। एक अच्छा सेनापति जब रक्षा करता है, तो खुद को ऐसे छुपा लेता है जैसे धरती की गहराई में कहीं खो गया हो। और जब हमला करता है, तो उसकी ताकत आसमान से गिरी बिजली की तरह लगती है। यानी उसके पास न सिर्फ खुद को बचाने की कला होती है, बल्कि जीत भी पूरी तरह सुनिश्चित होती है। अब अगर किसी को जीत तभी नजर आए जब सबको साफ दिखने लगे, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती। और अगर किसी ने लड़ाई जीती और पूरी दुनिया ने कहा, वाह, कमाल कर दिया, तो भी ये कोई असाधारण बात नहीं मानी जाती। जैसे पतझड़ में जमीन से एक बाल उठाना ताकत की निशानी नहीं होती, या सूरज चांद देखना तेज नजर की बात नहीं होती, या गरज सुनना तेज सुनने की मिसाल नहीं होती, वैसे ही हर कोई जो साफ दिखाई दे उसे पहचान ले, ये कोई खास काबिलियत नहीं मानी जाती। असल में पुराने जमाने के जिन योद्धाओं को चतुर माना जाता था, वे सिर्फ जीतते नहीं थे, बल्कि इतनी आसानी से जीतते थे कि लगता ही नहीं लड़ाई हुई हो। उनकी जीत न तो उनकी बुद्धि की तारीफ का कारण बनती थी, न ही उनकी बहादुरी का, क्योंकि वो इतने कुशल थे कि उन्होंने कोई गलती ही नहीं की, और बिना गलती के लड़ाई जीतना लगभग तय होता है। इसका मतलब है कि वो उस दुश्मन को हरा रहे होते थे जो पहले से ही हार के रास्ते पर था। इसलिए एक समझदार सेनापति पहले खुद को ऐसी स्थिति में रखता है जहां हार असंभव हो जाए, और फिर जीत का सही मौका कभी नहीं चुकता। यही कारण है कि सच्चे रणनीतिकार पहले ही अपनी जीत तय कर लेते हैं और उसके बाद ही मैदान में उतरते हैं। जबकि जो हार की ओर जा रहे होते हैं, वो पहले लड़ाई में कूद पड़ते हैं और बाद में सोचते हैं कि शायद जीत जाएं। एक अच्छा नेता पहले नैतिकता को अपनाता है, फिर नियम और अनुशासन को पूरी सख्ती से निभाता है। यही उसे सफलता को अपने नियंत्रण में रखने की ताकत देता है। अब अगर युद्ध की रणनीति की बात करें, तो इसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं। सबसे पहले मापना, फिर संख्या का अनुमान लगाना, उसके बाद गणना करना, फिर संभावनाओं का संतुलन बनाना, और अंत में जीत। इनमें भी हर बात दूसरी पर टिकी होती है। माप का आधार होता है धरती, संख्या का अनुमान माप पर, गणना संख्या पर, संभावना का संतुलन गणना पर, और जीत मिलती है तभी जब आपने सबका सही संतुलन बना लिया हो। जब एक विजयी सेना हार चुकी सेना से भिड़ती है, तो फर्क वैसा होता है जैसे एक पलड़े में 1 किलो भार हो और दूसरे में एक रत्ती, परिणाम साफ होता है। और जब जीतने वाली ताकत आगे बढ़ती है, तो वो वैसी होती है जैसे बांध तोड़कर पानी गहरी खाई में गिर रहा हो, अनस्टॉपेबल और पूरी ताकत के साथ।
सुस्तजू कहते हैं कि जैसे कुछ लोगों की टीम को संभालना होता है, वैसे ही बड़ी सेना को भी संभाला जाता है। फर्क बस इतना है कि बड़ी संख्या को ठीक से बांटना होता है। छोटी या बड़ी सेना में लड़ाई की रणनीति में ज्यादा फर्क नहीं होता। बस अच्छे संकेत और इशारे तय करने होते हैं ताकि सब मिलकर एक साथ काम कर सकें। अगर तुम चाहो कि तुम्हारी पूरी सेना दुश्मन के जोरदार हमले को झेल सके और फिर भी डगमगाए नहीं, तो उसके लिए सीधी और घुमावदार दोनों तरह की चालें जरूरी होती हैं। जब तुम्हारा हमला ऐसे हो जैसे पिसाई वाला पत्थर अंडे से टकराए, तो समझो कि तुमने सही तरीके से दुश्मन की कमजोर और मजबूत जगहों को पहचाना है। हर लड़ाई में सीधे तरीके से भिड़ा जा सकता है, लेकिन जीत हासिल करने के लिए चालाक और घुमाफिराकर अपनाई गई रणनीति जरूरी होती है। जब इन अप्रत्यक्ष युक्तियों का सही इस्तेमाल किया जाए, तो ये कभी खत्म नहीं होती, जैसे आसमान और धरती का अंत नहीं, नदियों की धाराएं जो हमेशा बहती रहती हैं, या सूरज और चांद जो जाते हैं तो फिर लौट आते हैं, जैसे चारों ऋतुएं बदलती हैं और फिर दोबारा आती हैं। संगीत में 5 ही सुर होते हैं, लेकिन उन्हीं से अनगिनत धुनें बनती हैं। रंगों की बात करें तो सिर्फ 5 मुख्य रंग होते हैं, नीला, पीला, लाल, सफेद और काला, लेकिन उनके मेल से न जाने कितने रंग और शेड्स बन जाते हैं। स्वाद की भी 5 ही मुख्य किस्में होती हैं, खट्टा, तीखा, नमकीन, मीठा और कड़वा, लेकिन इनसे बने मिश्रित स्वाद अनगिनत होते हैं। इसी तरह युद्ध में भी मुख्य रूप से सिर्फ 2 तरीके होते हैं, सीधा हमला और घुमावदार चालें। लेकिन इन दोनों के मेल से अनथीन रणनीतियां बनती हैं। ये दोनों तरीके, सीधा और घुमावदार, एक दूसरे को बढ़ाते हैं, जैसे चक्र में चलते जाना जिसमें कोई अंत नहीं होता। कौन कह सकता है कि इन दोनों के मेल से बनने वाली रणनीतियां कभी खत्म हो जाएंगी? जब एक अच्छी तरह तैयार सेना हमला करती है, तो उसका वेग ऐसे होता है जैसे कोई तेज बहाव पत्थरों को भी अपने साथ बहा ले जाए। और जब एक सेनापति सही समय पर फैसला करता है, तो उसका वार उतना ही सटीक होता है जितना कि बाज का अचानक शिकार पर झपटना। इसलिए एक अच्छा योद्धा जब हमला करता है, तो उसका प्रहार तेज और भयानक होता है, और उसका फैसला तुरंत लिया गया होता है। ऊर्जा की तुलना की जा सकती है एक खींचे हुए धनुष से, और निर्णय उस तीर के चलाए जाने जैसा है जो सही समय पर छोड़ा गया हो। युद्ध के बीच शोर, उलझन और हलचल के बावजूद भी अगर सेना में कोई गड़बड़ी न हो, तो समझो कि वहां असली अनुशासन है। अगर बाहर से सब अस्तव्यस्त लगे, लेकिन फिर भी हार की कोई संभावना न हो, तो वह है सच्ची तैयारी। अगर तुम डर का नाटक कर रहे हो, तो हो सकता है कि अंदर से तुम बहादुर हो, कमजोरी दिखाकर तुम अपनी असली ताकत छुपा रहे हो। ये सब रणनीति का हिस्सा है। जो सेनापति दुश्मन को लगातार भ्रमित करता रहता है, वो जानता है कि क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। वो कभी कभी कुछ चीजें जानबूझकर छोड़ देता है ताकि दुश्मन उन्हें लूटने के लालच में फंस जाए। ऐसे धोखे के साथ वो दुश्मन को चलने पर मजबूर करता है और फिर अपनी छुपी हुई चुनी हुई सेना के साथ हमला करता है। एक चतुर योद्धा केवल किसी एक व्यक्ति से कमाल की उम्मीद नहीं करता, बल्कि पूरी सेना की सम्मिलित शक्ति पर भरोसा करता है। यही उसकी ताकत होती है कि वो सही लोगों को पहचानकर उनकी संयुक्त शक्ति का सही इस्तेमाल करता है। जब एकता से बनी शक्ति का उपयोग होता है, तो सेना लुढ़कते हुए गोल पत्थर जैसी बन जाती है, समतल जमीन पर शांत, लेकिन ढलान पर आकर पूरी ताकत से लुढ़कती हुई सब कुछ रौंदती चली जाती है। तो एक कुशल योद्धा की ताकत वैसी होती है जैसे पहाड़ से गिरता हुआ गोल पत्थर जो रुकता नहीं और अपने रास्ते की हर चीज को चूर चूर कर देता है। यही है ऊर्जा का असली मतलब युद्ध में। सुस्तजू कहते हैं कि जो सेनापति सबसे पहले युद्धभूमि में पहुंचता है और वहीं दुश्मन का इंतजार करता है,
वो लड़ाई के लिए तैयार और तरोताजा रहता है। लेकिन जो बाद में आता है और जल्दी जल्दी तैयारी करके लड़ाई में कूदता है, वो थका हुआ होता है। इसलिए समझदार योद्धा खुद अपनी शर्तों पर लड़ाई करता है, ना कि दुश्मन की चालों पर चलता है। अगर दुश्मन को कोई लालच दिखाओ तो वो खुद तुम्हारे पास आने लगेगा। लेकिन अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाओ तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा। अगर दुश्मन आराम कर रहा है तो उसे तंग करो। अगर उसके पास भरपूर खाना है तो उसकी सप्लाई काट दो। अगर वो शांति से डेरा जमाए बैठा है तो उसे वहां से हिलने पर मजबूर करो। ऐसी जगह जाओ जहां दुश्मन को जरूर रक्षा करनी पड़े और तेजी से वहां पहुंचो जहां उसे जरा भी उम्मीद न हो। अगर तुम्हारी सेना ऐसे रास्तों से गुजरे जहां दुश्मन न हो तो वो बिना थके लंबी दूरी तय कर सकती है। तुम्हारी जीत तय है अगर तुम उन जगहों पर हमला करो जहां कोई रक्षा नहीं है। और तुम्हारी सुरक्षा भी पक्की है अगर तुम ऐसे ठिकानों पर टिके रहो जहां से दुश्मन हमला ही न कर सके। एक कुशल सेनापति वही है जिसकी चालें समझ पाना दुश्मन के लिए मुश्किल हो जाए, ना वो जान पाए कि कहाँ हमला होगा और ना ही कहाँ से बचाव करना है। युद्ध की असली कला छिपी हुई चालों और चुपचाप की गई रणनीतियों में होती है। यही हमें अदृश्य और अजेय बनाती है और दुश्मन की किस्मत हमारे हाथ में होती है। अगर तुम दुश्मन की कमजोर जगहों पर वार करो तो तुम रोके नहीं जा सकते। और अगर तुम दुश्मन से तेज हो तो आसानी से पीछा छुड़ा सकते हो। अगर तुम लड़ाई करना चाहते हो तो दुश्मन को मजबूर किया जा सकता है कि वो अपने मजबूत किले छोड़कर आकर लड़े। बस ऐसे किसी और अहम ठिकाने पर हमला कर दो जिसे वह नहीं छोड़ सकता। अगर तुम लड़ाई नहीं चाहते तो भी उसे रोका जा सकता है, यहाँ तक कि अगर तुम्हारी सेना जमीन पर सिर्फ नक्शे जैसी बनी हो फिर भी। बस उसे कोई अजीब सी चीज दिखाओ जिससे वो उलझ जाए। अगर तुम उसकी स्थिति का पता लगा लो और खुद अदृश्य रहो तो तुम अपनी सेना को एक जगह बनाए रख सकते हो, जबकि दुश्मन को अपनी ताकत बांटनी पड़ेगी। इस तरह तुम एकजुट रहोगे और वो बंट जाएगा, यानी तुम्हारी पूरी ताकत उसकी बंटी हुई टुकड़ियों से भिड़ेगी। और ऐसे में तुम ज्यादा रहोगे, वो कम। जब तुम ज्यादा ताकत से किसी कमजोर सेना पर हमला करते हो तो उसकी हार तय होती है। जहां लड़ाई करनी है उस जगह की जानकारी कभी पहले मत दो। इससे दुश्मन को मजबूरी में हर जगह तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे उसकी सेना कई हिस्सों में बंट जाएगी और किसी भी एक जगह तुम्हें कम ही टक्कर मिलेगी। अगर वो सामने की ओर सेना बढ़ाएगा तो पीछे कमजोर होगा। अगर पीछे मजबूत करेगा तो सामने ढीला हो जाएगा। दाएं मजबूत करेगा तो बाएं कमजोर हो जाएगा और उल्टा भी। अगर वो हर दिशा में सेना भेजेगा तो हर दिशा में कमजोर पड़ जाएगा। जब दुश्मन को हर तरफ से खतरा हो तब उसकी संख्या कम लगने लगेगी। और जब तुम उसे हर तरफ तैयारी करने पर मजबूर करोगे तो तुम खुद ताकतवर हो जाओगे। अगर तुम्हें लड़ाई की जगह और समय पता हो तो तुम चाहे कितनी भी दूर हो अपनी सारी सेना एकजुट करके सही समय पर पहुंचा सकते हो। लेकिन अगर समय और स्थान तय न हो तो सेना के अलग अलग हिस्से एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे। और अगर वे 100 ली चीनी माप दूर हैं तो मदद की उम्मीद करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर दुश्मन की संख्या ज्यादा भी हो तो भी वो जीत नहीं सकता, क्योंकि संख्या ही सब कुछ नहीं होती, योजना मायने रखती है। अगर दुश्मन लड़ना चाहता है तो भी हम उसे रोक सकते हैं, बस उसके इरादों का पता लगाना होगा और यह जानना होगा कि वो कब और क्यों आगे बढ़ता या रुकता है। उसे उकसाओ, उसकी हरकतों को समझो और उसके कमजोर पहलुओं को पहचानो। अपनी और दुश्मन की सेना की ताकत और कमजोरियां ध्यान से तुलना करो, तभी पता चलेगा कि कहां पर कौन मजबूत है। सबसे बेहतर रणनीति ये है कि अपनी तैयारी को छुपा कर रखो।
अगर तुम अपनी योजनाएं किसी को नहीं दिखाओगे तो सबसे चालाक जासूस भी तुम्हें नहीं समझ पाएंगे। तुम्हें जीत का रास्ता दुश्मन की ही चालों से निकालना है, और यही वो बात है जो आम लोग समझ नहीं पाते। लोग तुम्हारी जीत तो देख सकते हैं, लेकिन उस जीत के पीछे की रणनीति नहीं समझ सकते। कभी भी वही रणनीति बार बार मत अपनाओ जो एक बार काम कर गई हो। हर बार हालात के हिसाब से नई योजना बनानी होती है। रणनीति पानी जैसी होनी चाहिए। पानी ऊंचाई से नीचे बहता है, रास्ते के मुताबिक अपना आकार बदलता है। युद्ध में भी ऐसा ही करना होता है। जो मजबूत है उससे बचो, और जो कमजोर है वहीं वार करो। पानी जिस धरती पर बहता है उसके अनुसार रास्ता बनाता है। ठीक उसी तरह योद्धा भी दुश्मन की हालत देखकर जीत की राह तय करता है। जिस तरह पानी का कोई एक रूप नहीं होता, वैसे ही युद्ध में भी एक जैसा तरीका हर बार काम नहीं करता। जो सेनापति हालात के हिसाब से अपने तरीके बदल सकता है और फिर भी जीतता है, वही असली योद्धा है। पांच तत्व जल, अग्नि, लकड़ी, धातु और पृथ्वी हमेशा बराबर असर नहीं दिखाते। मौसम भी बदलते रहते हैं। दिन छोटे बड़े होते हैं और चांद घटता बढ़ता रहता है। बस उसी तरह रणनीति भी हमेशा बदलती रहती है। सुन त्सू कहते हैं कि युद्ध में सेनापति को अपने आदेश राजा से मिलते हैं। जब सेना तैयार हो जाए और सारे सैनिक इकट्ठा हो जाए, तब सेनापति का पहला काम होता है कि सबको एकजुट करे, उनमें तालमेल बनाए और फिर युद्ध का डेरा डाले। इसके बाद आती है असली चुनौती, रणनीति के जरिए सेना को सही दिशा में चलाना। ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें तुम्हें कठिन रास्ते को आसान दिखाना होता है और मुश्किल हालात को अपने फायदे में बदलना होता है। कभी कभी लंबा और घुमावदार रास्ता अपनाकर, दुश्मन को रास्ते से भटकाकर बाद में चलकर भी उससे पहले मंजिल पर पहुंचना, ये असली चालाकी होती है। सेना के साथ योजनाबद्ध तरीके से चलना फायदेमंद होता है, लेकिन अगर वो भीड़ बिना अनुशासन की हो तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर तुम पूरी तरह से तैयार सेना को सिर्फ किसी एक फायदे के लिए तेजी से आगे भेज दो तो शायद तुम देर से पहुंचो। लेकिन अगर तुम हल्की फुल्की टुकड़ी भेजो तो उन्हें अपनी जरूरी चीजें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। अगर तुम अपने सैनिकों को दिन रात बिना रुके दौड़ने का आदेश दोगे दुगना रास्ता तय करने के लिए, तो तुम्हारी तीनों टुकड़ियों के नेता दुश्मन के हाथ लग सकते हैं। इस तेज दौड़ में मजबूत लोग आगे होंगे, थके हुए पीछे छूटेंगे, और अंत में केवल 10% सैनिक ही सही सलामत मंजिल पर पहुंच पाएंगे। अगर तुम 50 ली चीनी दूरी की इकाई का सफर तय करके दुश्मन को मात देने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी पहली टुकड़ी का प्रमुख पकड़ा जाएगा और आधी सेना ही लक्ष्य तक पहुंचेगी। अगर तुम 30 ली का सफर तय करते हो तो करीब 2/3 सेना मंजिल तक पहुंचेगी। इसलिए याद रखो, अगर सेना के पास उसका सामान, खाना और जरूरी सप्लाई नहीं है तो वो हार जाएगी। जब तक तुम अपने पड़ोसियों की मंशा नहीं जान लेते, तब तक कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए। सेना की अगुवाई तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक तुम्हें उस क्षेत्र का पूरा ज्ञान न हो, कहाँ पहाड़ हैं, जंगल हैं, दलदल या खाइयां हैं। तुम तब तक किसी इलाके के फायदे नहीं उठा सकते जब तक तुम वहां के स्थानीय लोगों की मदद नहीं लेते। युद्ध में छल करना सीखो, यही सफलता की कुंजी है। तय करना कि सेना को एक साथ रखो या बांट दो, ये हालात पर निर्भर करता है। तुम्हारी गति हवा जैसी होनी चाहिए और संगठन पेड़ जैसे घने जंगल जैसा। लूटपाट करते समय आग जैसी तेज बनो, और जब कहीं जमे रहो तो पहाड़ की तरह अडिग बनो। तुम्हारी योजना ऐसी होनी चाहिए जैसे रात का अंधेरा, कोई उसे समझ न पाए। लेकिन जब तुम हमला करो तो बिजली की तरह गिरो। जब किसी गांव को लूटो तो उस माल को अपने सैनिकों में बांट दो।
और जब कोई नया इलाका जीतो तो उसे जमीन के हिस्सों में बांटकर सेना को उसका लाभ दो। हर कदम सोच समझकर और सोच विचार के बाद उठाओ। जो सेनापति चालाकी से रास्ता बदलने की कला जानता है वही असली विजेता बनता है। यही है असली रणनीति। सेना के प्रबंधन की किताब कहती है कि युद्ध के मैदान में आवाज बहुत दूर तक नहीं पहुंचती, इसलिए नगाड़ों और ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता है। और चीजें साफ दिखाई नहीं देती, इसलिए झंडे और निशानों का उपयोग किया जाता है। ये सब ड्रम, झंडे, निशान सैनिकों के ध्यान को एक जगह केंद्रित करने के लिए होते हैं। जब सारी सेना एकजुट होकर एक दिशा में ध्यान देती है, तब कोई बहादुर अकेले आगे नहीं बढ़ता और कोई डरपोक अकेले पीछे नहीं हटता। यही होती है बड़ी सेना को चलाने की कला। रात के युद्ध में आग के संकेत और ड्रम का ज्यादा इस्तेमाल करो और दिन में झंडों और निशानों से सेना को निर्देश दो ताकि सबको सही दिशा मिले। पूरी सेना से उसका जोश छीन लिया जा सकता है और सेनापति से उसका आत्मविश्वास। एक सिपाही का जोश सुबह सबसे तेज होता है, दोपहर तक कुछ कम हो जाता है और शाम को वो बस आराम करना चाहता है। इसलिए समझदार सेनापति तब हमला नहीं करता जब दुश्मन जोश में हो, बल्कि तब करता है जब वो थक चुका हो और लौटने की सोच रहा हो। यही है मनोभावों को पढ़ने की कला। खुद शांत और तैयार रहो और तब तक इंतजार करो जब तक दुश्मन में अफरातफरी और गड़बड़ी न दिखने लगे। जब दुश्मन रास्ता पार कर रहा हो और थका हो और तुम मंजिल के पास आराम से हो, खाना खा चुके हो, तब हमला करने का सही मौका होता है। यही है अपनी ताकत को बचाकर रखने की समझदारी। अगर दुश्मन की सेना पूरी तरह व्यवस्थित हो और उसका मनोबल ऊंचा हो तो उस पर हमला मत करो, हालात को देखकर ही कदम उठाओ। कभी भी पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर बैठे दुश्मन से मत भिड़ो और जो दुश्मन नीचे से तेजी से आ रहा हो उसे सामने से मत रोको। जो दुश्मन भागने का नाटक कर रहा हो उसका पीछा मत करो। जो बहुत ज्यादा जोश में हो उन पर हमला मत करो। दुश्मन अगर कोई लालच दे रहा हो तो उस पर भरोसा मत करो। और अगर कोई सेना अपने घर लौट रही हो तो उससे मत उलझो। अगर तुम किसी दुश्मन को पूरी तरह से घेर लो तो उसे भागने का एक रास्ता जरूर दो। बिल्कुल बेकस और घबराए हुए दुश्मन को ज्यादा न दबाओ। यही है युद्ध की असली कला। सुन त्जू कहते हैं कि युद्ध के समय सेनापति को अपने आदेश राजा से मिलते हैं। फिर वह अपनी सेना को इकट्ठा करता है और अपनी ताकत को एक जगह केंद्रित करता है। अगर तुम ऐसे क्षेत्र में हो जहां हालात मुश्किल हों, तो वहां डेरा नहीं डालना चाहिए। जहां बड़ी सड़कों का मिलन होता हो, वहां अपने साथियों से मिलकर चलना सही होता है। जो जगह बहुत अलग थलग और खतरनाक हो, वहां रुकना ठीक नहीं। अगर तुम्हें चारों ओर से घेर लिया गया हो, तो चालाकी से रास्ता निकालना होगा। और अगर हालत बहुत ही गंभीर हो जाए, तो फिर बिना सोचे लड़ाई करनी ही पड़ती है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं अपनाना चाहिए। कुछ सेनाएं ऐसी होती हैं जिनसे भिड़ना ठीक नहीं। कुछ शहर ऐसे होते हैं जिन पर हमला करना बेकार है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और कभी-कभी राजा के कुछ आदेश भी होते हैं जिन्हें मानना सेना के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक अच्छा सेनापति वही होता है जो रणनीति में बदलाव लाने की कला को अच्छे से समझता है। ऐसा सेनापति अपनी सेना को सही तरह से चला सकता है। अगर कोई सेनापति इन बातों को नहीं समझता, तो चाहे उसे इलाके की पूरी जानकारी हो, फिर भी वो उस जानकारी का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसी तरह अगर कोई युद्ध की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन रणनीति को बदलने की कला नहीं जानता, तो वो चाहे कितने ही फायदे की बातें जानता हो, फिर भी अपनी सेना से अच्छे नतीजे नहीं निकाल पाएगा।
इसलिए एक समझदार नेता हमेशा अपने प्लान में फायदे और नुकसान दोनों पर ध्यान देता है। अगर हम सिर्फ फायदे की उम्मीद न रखें और साथ ही नुकसान की संभावना को भी ध्यान में रखें, तो हमारे प्लान सफल होने की ज्यादा संभावना होती है। और अगर हम मुश्किल समय में भी मौके को पकड़ने के लिए तैयार रहें, तो हम खुद को संकट से बाहर निकाल सकते हैं। दुश्मन के नेताओं को नुकसान पहुंचाकर कमजोर करो। उन्हें लगातार परेशान करते रहो ताकि वो थक जाएं। उन्हें ऐसी लालच दिखाओ कि वो बिना सोचे समझे किसी जगह भागे भागे चले आए। युद्ध की असली सीख ये है कि हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि दुश्मन आएगा ही नहीं, बल्कि हमें खुद को इतना तैयार रखना चाहिए कि अगर वो आए भी तो हम उसका सामना पूरी मजबूती से कर सकें। ये मत मानो कि वो हमला नहीं करेगा, बल्कि अपनी स्थिति को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी उसे हिला न सके। एक सेनापति में 5 ऐसी बड़ी कमजोरियां हो सकती हैं जो उसके लिए खतरनाक बन जाती हैं। अगर वो बहुत ज्यादा जोखिम लेता है तो तबाही मोल ले सकता है। अगर वो डरपोक है तो दुश्मन उसे पकड़ सकता है। अगर उसका गुस्सा जल्दी भड़कता है तो दुश्मन उसे उकसा सकता है। अगर वो अपनी इज्जत को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील है तो उसे शर्म का डर कमजोर कर सकता है। और अगर वो अपने सैनिकों की चिंता में बहुत डूबा रहता है तो उसकी खुद की सोच पर असर पड़ता है। ये 5 आदतें एक सेनापति के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। इनकी वजह से युद्ध में हार हो सकती है। जब कोई सेना बिखर जाती है और उसका नेता मारा जाता है तो इसकी वजह इन 5 में से कोई एक कमी जरूर होती है। इसलिए हर सेनापति को इन्हें समझना और इनसे बचना बहुत जरूरी है। सुस्त कहते हैं कि अब बात करते हैं सेना को कहाँ डेरा डालना चाहिए और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने की। अगर पहाड़ों से गुजर रहे हो तो तेजी से पार कर लो और कोशिश करो कि घाटियों के आसपास ही रुको। डेरा ऊंचाई पर लगाना अच्छा होता है और सूरज की दिशा में होना बेहतर रहता है। लेकिन ऊंचाई पर चढ़कर कभी लड़ाई मत करना, ये पहाड़ी इलाकों के लिए जरूरी सलाह है। अगर कोई नदी पार करनी हो तो उसे पार करने के बाद वहां से दूर हो जाना चाहिए। अगर दुश्मन की सेना नदी पार कर रही हो तो बीच में हमला मत करो। इंतजार करो कि उनकी आधी सेना पार कर जाए, फिर हमला करना ज्यादा असरदार होगा। अगर तुम खुद लड़ाई चाहते हो तो किसी ऐसी नदी के पास जाकर हमला मत करना जिसे दुश्मन को पार करना पड़े। अगर नावों का इस्तेमाल कर रहे हो तो अपनी नावें दुश्मन से ऊंचाई वाले हिस्से में रखो और सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहो। नदी के बहाव के खिलाफ जाकर लड़ाई मत करना, ये नदी क्षेत्र में लड़ने का तरीका है। अगर दलदली इलाकों से गुजरना हो तो जल्दी से निकल जाना चाहिए। अगर लड़ाई वहीं करनी पड़े तो कोशिश करो कि पास में पानी और चारा हो और अपनी पीठ किसी पेड़ झाड़ी की ओर रखो ताकि सुरक्षा बनी रहे। अगर सपाट और सूखे इलाके में हो तो ऐसी जगह ठहरो जहां जमीन थोड़ी ऊंची हो और दाईं ओर तथा पीछे सुरक्षा हो। सामने खतरा हो तो भी पीछे से बचाव जरूरी है। इन सब तरीकों से पीले सम्राट येलो एम्परर ने 4 राजाओं को हराया था। ये युद्ध की अहम बातें हैं। हर सेना ऊंचाई वाले और धूप वाले स्थानों को पसंद करती है। अगर तुम अपनी सेना की फिक्र करते हो और उसे मजबूत जमीन पर रोकते हो तो बीमारियां नहीं फैलेंगी और जीत की संभावना बढ़ेगी। अगर किसी पहाड़ी या ढलान पर डेरा डालना हो तो सूरज वाली तरफ रहो और ढलान तुम्हारे दाईं ओर और पीछे की तरफ हो। इससे सैनिकों को आराम भी मिलेगा और जमीन का फायदा भी। अगर नदी में ऊपर की ओर ज्यादा बारिश हुई हो और पानी उफान पर हो तो उसका बहाव कम होने तक इंतजार करो। जिन इलाकों में खतरनाक चट्टानें, बहते नाले, गहरी खाइयां, संकरे रास्ते, घनी झाड़ियां, दलदल और दरारें हों, वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ और वहां जाने से बचो।
इन खतरनाक जगहों से खुद बचो, लेकिन दुश्मन को वहीं ले जाने की कोशिश करो। जब तुम इन इलाकों के सामने हो, तो कोशिश करो कि दुश्मन की पीठ उनकी तरफ हो। अगर तुम्हारे डेरा के पास कोई पहाड़ी, तालाब, घास-फूस, गड्ढा या जंगल हो, तो उसे अच्छे से जांच लो। ये वो जगहें होती हैं जहां दुश्मन के जासूस या घात लगाए सैनिक छिप सकते हैं। अगर दुश्मन पास आकर भी शांत बैठा हो, तो समझो वो अपने मजबूत स्थान पर भरोसा कर रहा है। अगर वो दूर रहकर तुम्हें उकसाए, तो वो चाहता है कि तुम पहल करो। अगर दुश्मन का डेरा बहुत आसान जगह पर हो, तो हो सकता है वो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। अगर जंगल में पेड़ हिलते नजर आए, तो समझो दुश्मन आ रहा है। अगर घास में पर्दों जैसे कपड़े दिखें, तो वो तुम्हें भ्रमित करना चाहता है। अगर अचानक पक्षी उड़ते हैं, तो वहां घात लगाई गई हो सकती है। अगर जानवर डरकर भाग रहे हैं, तो कोई हमला होने वाला है। अगर धूल बहुत ऊंचाई तक उठे, तो रथ आ रहे हैं। अगर धूल ज्यादा फैली हो पर नीची हो, तो पैदल सेना आ रही है। अगर धूल इधर-उधर बिखर रही हो, तो लोग लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर थोड़ी-थोड़ी धूल एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, तो सेना डेरा डाल रही है। अगर दुश्मन विनम्र बातें कर रहा हो पर साथ ही तैयारी भी कर रहा हो, तो वो जिद हमला कर सकता है। अगर वो जोर-जोर से धमकी दे रहा हो और तेजी से आगे बढ़ रहा हो, तो वो शायद पीछे हटने वाला है। अगर हल्के रथ पहले आकर किनारे की जगह ले रहे हों, तो इसका मतलब है कि दुश्मन युद्ध की तैयारी में है। अगर दुश्मन शांति की बात करे पर बिना किसी ठोस समझौते के, तो शायद धोखा देने की कोशिश हो रही है। अगर सैनिक इधर-उधर भाग रहे हों और लाइन में लग रहे हों, तो समझो बड़ा फैसला होने वाला है। अगर कुछ सैनिक आगे बढ़े और कुछ पीछे हटें, तो यह फंसाने की चाल है। अगर सैनिक भाले पर झुके हुए खड़े हों, तो शायद वो भूखे और थके हुए हैं। अगर पानी लाने वाले पहले खुद पानी पी लें, तो सेना प्यास से बेहाल है। अगर दुश्मन को कोई फायदा दिखता है और फिर भी वो उस पर कब्जा नहीं करता, तो समझो उसकी सेना थकी हुई है। अगर पक्षी किसी जगह इकट्ठा हो जाए, तो वह जगह खाली है। अगर रात में बहुत शोर मचे, तो दुश्मन डरा हुआ है। अगर दुश्मन के डेरा में अफरातफरी मची हो, तो वहां नेता की पकड़ कमजोर है। अगर झंडे पताकाएं इधर-उधर बदली जा रही हों, तो बगावत की संभावना है। अगर अधिकारी गुस्से में दिखें, तो सेना थकी हुई है। अगर सेना अपने घोड़ों को अनाज खिला रही हो और मवेशियों को काटकर खाना बना रही हो, और अगर सैनिक खाना पकाकर उसे लटका नहीं रहे, तो समझो वो आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हैं और वापस नहीं आने वाले। अगर सैनिक आपस में धीरे-धीरे बातें कर रहे हों या कानाफूसी कर रहे हों, तो समझो सेना में असंतोष है। अगर दुश्मन बार-बार इनाम बांटे, तो समझो उनके पास साधन कम बचे हैं। अगर जरूरत से ज्यादा सजाएं दी जाएं, तो वो बुरी स्थिति में हैं। अगर पहले जोर-जोर से बोलें और बाद में डर जाएं, तो समझो उन्हें समझदारी की कमी है। अगर दुश्मन के दूत शिष्टाचार के साथ आए, तो समझो वो संधि करना चाहता है। अगर दुश्मन की सेना गुस्से में आकर सामने डटी हो पर न लड़े और न ही हटे, तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हमारी सेना दुश्मन जितनी ही हो, तो ये भी काफी है। सीधे हमला न करें, लेकिन सारी ताकत एकत्र करके नजदीकी नजर रखें और मदद का इंतजाम करें। जो सोच समझ के बिना अपने दुश्मन को हल्के में लेता है, वो पकड़ा ही जाएगा। अगर सैनिकों को प्यार मिलने से पहले ही सजा दी जाए, तो वे आज्ञाकारी नहीं बनते। और अगर प्यार मिलने के बाद सजा न दी जाए, तब भी वे बेकार हो जाते हैं। इसलिए पहले सैनिकों के साथ इंसानियत से पेश आओ, लेकिन सख्त अनुशासन बनाए रखो, यही जीत का रास्ता है।
अगर ट्रेनिंग के समय आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए तो सेना अनुशासित बनती है, नहीं तो ढीली पड़ जाती है। अगर एक सेनापति अपने सैनिकों पर भरोसा रखे और आदेशों का पालन कराए तो दोनों का फायदा होता है। सुन त्सु कहते हैं कि युद्ध के मैदान को समझना बहुत जरूरी है। जमीन की स्थिति को 6 तरह से बांटा जा सकता है। एक तो वो जमीन जहां दोनों सेनाएं आसानी से आ जा सकती हैं। दूसरी वो जिसे एक बार छोड़ने के बाद दोबारा पाना मुश्किल हो जाए। तीसरी ऐसी जमीन जहां कोई पक्ष आगे बढ़ने में झिझकता हो। चौथी संकरी जगहें जैसे घाटियां। पांचवी ऊंची नीची खड़ी चट्टानों वाली जमीन। और छठी ऐसी जगह जो दुश्मन से बहुत दूर हो, जहां दोनों सेनाएं आसानी से चल फिर सकती हैं। वहां कोशिश करनी चाहिए कि ऊंचाई और धूप वाली जगह पहले हम ले लें और अपने सामान की सप्लाई को मजबूती से सुरक्षित रखें। इससे लड़ाई में फायदा मिलेगा। कुछ जमीन ऐसी होती है जिसे छोड़ तो सकते हैं, लेकिन दोबारा पाना मुश्किल होता है। अगर दुश्मन तैयार नहीं है तो हम उस जगह से निकलकर उस पर हमला करके जीत सकते हैं। लेकिन अगर दुश्मन तैयार है और हम हार गए तो फिर वापसी का रास्ता नहीं रहेगा और हार तय हो जाएगी। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जहां कोई भी पक्ष पहल नहीं करना चाहता क्योंकि उसे कोई खास फायदा नहीं दिखता। ऐसी स्थिति में अगर दुश्मन कोई लालच देता भी है तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि पीछे हटना बेहतर होगा, जिससे दुश्मन हमारे पीछे आए और फिर जब उसकी सेना बंट जाए तब हम हमला कर सकते हैं। अगर किसी तंग रास्ते या घाटी पर कब्जा पहले मिल जाए तो वहां मजबूत सुरक्षा रखनी चाहिए और दुश्मन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर दुश्मन पहले से वहां मजबूत कब्जा किए हुए है तो उसे चुनौती देना ठीक नहीं, जब तक कि उसकी सुरक्षा कमजोर न हो। अगर पहाड़ी इलाका है तो पहले पहुंचकर ऊंची और धूप वाली जगह पर कब्जा करना ठीक रहेगा और वहां से दुश्मन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर दुश्मन पहले ही वहां है तो उसका पीछा करने की बजाय हमें उसे नीचे खींचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारी सेना दुश्मन से बहुत दूर है और ताकत भी बराबर है तो सीधे युद्ध छेड़ना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इन सभी स्थितियों को ध्यान से समझना एक अच्छे सेनापति की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं उन 6 तरह की मुश्किलों की जो जमीन की वजह से नहीं बल्कि सेनापति की गलतियों की वजह से होती हैं। ये हैं सेना का भाग जाना, अनुशासनहीनता, सेना का टूट जाना, पूरी हार, अव्यवस्था और भगदड़। अगर किसी छोटी सेना को 10 गुना बड़ी सेना से भिड़ा दिया जाए तो उसकी हार तय होती है। अगर सिपाही बहुत मजबूत हो लेकिन अफसर कमजोर तो अनुशासन बिगड़ जाता है। और अगर अफसर मजबूत हो लेकिन सिपाही कमजोर तो पूरी सेना टूट सकती है। अगर ऊपरी अफसर गुस्से में आकर बिना सेनापति की अनुमति के लड़ाई कर बैठें तो पूरी सेना का नुकसान हो सकता है। अगर सेनापति कमजोर हो, आदेश साफ न हो, जिम्मेदारियां तय न हो और सेना की व्यवस्था ढीली हो तो पूरी सेना अस्तव्यस्त हो जाती है। अगर सेनापति दुश्मन की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगाता और छोटी टुकड़ी को बड़ी सेना से भिड़ा देता है या कमजोर सैनिकों को आगे करता है तो नतीजा हार ही होता है। ये सब गलतियां हार की ओर ले जाती हैं, इसलिए एक जिम्मेदार सेनापति को इन्हें समझना चाहिए। जमीन की बनावट एक सच्चा साथी होती है, लेकिन दुश्मन की ताकत का सही अनुमान लगाना, सही समय पर फैसला लेना और रास्तों की कठिनाई को समझना ही एक महान सेनापति की पहचान है। जो इन बातों को जानता है और जमीन पर लागू भी करता है, वही जीतता है। जो नहीं जानता या बस जानकर भी अमल नहीं करता, उसकी हार तय है। अगर जीत पक्की लग रही हो तो फिर भले राजा मना करे, सेनापति को लड़ना चाहिए। और अगर हार तय दिख रही हो तो राजा चाहे आदेश दे, फिर भी लड़ाई से बचना चाहिए।
जो सेनापति शोहरत का भूखा नहीं और हार से डरता नहीं, जिसका मकसद सिर्फ देश की रक्षा और अपने राजा की सेवा हो, वो देश की सबसे बड़ी पूंजी होता है। अपने सिपाहियों को बच्चों जैसा मानो तो वे तुम्हारे पीछे आग और पानी में भी चल देंगे। उन्हें अपने बेटे जैसा प्रेम दो तो वे जान भी देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ प्यार दिखाओ और अनुशासन न रख पाओ तो वे बिगड़ैल बच्चों की तरह हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर हमें सिर्फ अपनी सेना की तैयारी का अंदाजा है लेकिन दुश्मन की कमजोरी नहीं मालूम तो हमारी जीत अधूरी है। अगर हमें सिर्फ दुश्मन की कमजोरी पता है लेकिन हमारी अपनी सेना तैयार नहीं है, तब भी जीत अधूरी है। और अगर दोनों तैयार हैं लेकिन जमीन ऐसी है कि लड़ाई मुमकिन ही नहीं, तो भी जीत अधूरी रह जाती है। इसलिए जो सच्चा और अनुभवी सेनापति होता है वो कभी उलझता नहीं, उसे हर परिस्थिति में पता होता है कि क्या करना है। इसीलिए कहा गया है, अगर तुम दुश्मन को जानो और खुद को भी जानो तो 100 लड़ाइयों में भी हार नहीं होगी। और अगर तुम समय और हालात को भी समझो तो तुम्हारी जीत पूरी होगी। सुन त्जू कहते हैं कि युद्ध के मैदान को 9 तरह के रूपों में बांटा जा सकता है। जब कोई राजा अपने ही देश में युद्ध कर रहा होता है तो ये जमीन विखंडित भूमि कहलाती है, जहां सैनिक घर के पास होते हैं और वापस भागने का मन बना सकते हैं। ऐसे में युद्ध नहीं करना चाहिए। अगर दुश्मन के इलाके में थोड़ी दूर तक घुसे हैं तो वो जमीन सरल भूमि होती है। वहां ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं होता। अगर कोई जमीन ऐसी हो जिस पर कब्जा पाने से दोनों पक्षों को बड़ा फायदा हो तो वो विवादित भूमि कहलाती है। ऐसी जगह पर सीधे हमला करने की जगह सोच समझकर रणनीति बनानी चाहिए। ऐसी जमीन जहां दोनों सेनाएं आसानी से आ जा सकती हैं, वो खुली भूमि है। ऐसी जगह पर दुश्मन के रास्ते को रोकने की कोशिश न करें, बस अपनी सुरक्षा मजबूत रखें। कभी कभी कोई क्षेत्र 3 राज्यों की सीमा पर होता है। जो भी पहले उसे कब्जा कर ले वो बाकी राज्यों पर दबदबा बना सकता है। ऐसी जमीन मिलन बिंदु कहलाती है। वहां अपने सहयोगियों से हाथ मिलाकर काम करना चाहिए। अगर सेना दुश्मन के देश में गहराई तक चली गई हो और पीछे किलेदार शहर छूट गए हों तो वो गंभीर भूमि है। ऐसी जगह पर सेना को मजबूती से टिके रहना चाहिए और संसाधन इकट्ठा करने चाहिए। अगर जमीन कठिन है, जैसे पहाड़ी जंगल, दलदली इलाके या ऊबड़-खाबड़ रास्ते, तो वो कठिन भूमि है। वहां सैनिकों को लगातार चलाते रहना चाहिए और ठहरना नहीं चाहिए। अगर सेना ऐसे इलाके में हो जहां से बाहर निकलने का रास्ता बहुत तंग हो और पीछे जाना मुश्किल हो, तो वो घिरी हुई भूमि है। वहां चालाकी और रणनीति से निकलना चाहिए। अगर ऐसी जमीन हो जहां बचने का एक ही रास्ता है, लड़ना, तो वो निराशाजनक भूमि है। वहां बिना देर किए युद्ध करना जरूरी होता है। पुराने समय के कुशल सेनापति जानते थे कि दुश्मन की सेना को कैसे तोड़ना है। उनकी बड़ी और छोटी टुकड़ियों को अलग कर देना, अच्छे सैनिकों को बुरे सैनिकों की मदद न करने देना और अफसरों को आदेश देने से रोकना। वे हमेशा अपने फायदे की स्थिति देखकर ही हमला करते थे और जब स्थिति अनुकूल न हो तब रुक जाते थे। अगर दुश्मन की सेना बड़ी है और हमला करने वाली है तो सबसे पहले उनके किसी जरूरी चीज पर कब्जा करो, जैसे कोई खास इलाका या संसाधन, इससे वो कमजोर हो जाएंगे। युद्ध में तेजी बहुत जरूरी है। दुश्मन के तैयार होने से पहले हमला करो, अलग अलग और अनपेक्षित रास्तों से आगे बढ़ो और ऐसे स्थानों पर वार करो जहां दुश्मन ने रक्षा नहीं की हो। जब आप दुश्मन की धरती में गहराई तक जाते हो तो आपकी सेना ज्यादा एकजुट हो जाती है। अगर आप थोड़ी ही दूर तक घुसे हैं तो सैनिक बिखर सकते हैं। अपने सैनिकों को उन जगहों पर भेजो जहां खाने पीने की सुविधा हो ताकि आप अपने संसाधन वहीं से ले सको।
सैनिकों की स्थिति का ख्याल रखो, उन्हें थकाओ मत। अपनी ऊर्जा और शक्ति को बचाकर रखो, योजना बनाते रहो पर दूसरों को दिखाओ मत। कभी कभी सैनिकों को ऐसे हालात में डाल दो जहां उनके पास कोई और विकल्प न हो सिवाय लड़ने के। ऐसे में वे मौत से डरेंगे नहीं और पूरी ताकत से लड़ेंगे। ऐसी हालत में सैनिक आदेश दिए बिना खुद ही तैयार रहते हैं, बिना कहे ही काम करते हैं और भरोसेमंद बन जाते हैं। अंधविश्वास से बचो, कोई शक संकोच मत पालो। जब तक मौत सामने न आ जाए तब तक कोई डर नहीं होना चाहिए। सैनिक अमीर नहीं हैं क्योंकि उन्हें धन नहीं चाहिए, बल्कि इसलिए कि युद्ध में उनके पास समय नहीं होता इसे पाने का। वे लंबी जिंदगी नहीं जीते क्योंकि युद्ध उन्हें हर पल मौत के करीब ले जाता है। युद्ध के दिन हो सकता है वे डर से रो पड़े, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता, वे शेर की तरह लड़ते हैं। एक अच्छा सेनापति ऐसे होता है जैसे पहाड़ों में रहने वाला शुआईजान नाम का सांप। उसके सिर पर वार करो तो पूंछ हमला करती है, पूंछ पर वार करो तो सिर, और बीच पर मारो तो सिर और पूंछ दोनों एक साथ हमला करते हैं। सेना को भी ऐसी ही एकता और प्रतिक्रिया से भरा होना चाहिए। जब खतरा आता है तो सभी हिस्से एकजुट होकर जवाब दें, चाहे वे पहले एक दूसरे के दुश्मन ही क्यों न रहे हों। सेना को चलाने का मूल मंत्र है, सबके लिए एक जैसी हिम्मत की उम्मीद रखो। चालाक सेनापति अपनी सेना को ऐसे संभालता है जैसे किसी बच्चे को हाथ पकड़कर ले जाया जा रहा हो, चाहे उसकी इच्छा हो या न हो। जनरल को शांत रहना चाहिए ताकि योजना गुप्त रहे, न्यायप्रिय होना चाहिए ताकि अनुशासन बना रहे। कभी कभी झूठी अफवाहें फैलाकर सैनिकों और अधिकारियों को भ्रमित करना भी जरूरी होता है ताकि दुश्मन को असली योजना का पता न चले। कभी कैंप बदलो, कभी रास्ता। दुश्मन को कभी अपने इरादों का अंदाजा न लगने दो। जब सही वक्त हो तो ऐसी स्थिति पैदा करो जैसे कोई ऊंचाई पर चढ़ने के बाद सीढ़ी तोड़ दे, अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं। कश्तियां जला दो, खाना बनाने के बर्तन तोड़ दो ताकि अब सिर्फ एक ही रास्ता हो, आगे बढ़ना। सेना को खतरे में डालकर उसे और मजबूत बनाओ, यही एक अच्छे सेनापति की पहचान है। इन 9 प्रकार की जमीन के लिए अलग अलग रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। कौन सी जगह पर कैसे हमला या बचाव करना है, यह जानना जरूरी है। कभी कभी दुश्मन के इरादे समझकर उसी के मुताबिक खुद को ढालो ताकि जीत तुम्हारी हो। युद्ध जीतने के लिए अपने सैनिकों को सिर्फ करने का काम दो, योजना मत बताओ। जब स्थिति अच्छी हो तो उन्हें दिखाओ, जब मुश्किल हो तो चुप रहो। सैनिकों को खतरनाक हालत में डाल दो तो वे बच जाएंगे, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी लोग लड़कर रास्ता बनाते हैं। सफलता उसी की होती है जो दुश्मन की रणनीति को समझे और उसके मुताबिक चले। अगर दुश्मन कोई रास्ता खुला छोड़ दे तो झट से उस पर कब्जा कर लो। दुश्मन की जो चीज उसे सबसे प्यारी हो उसे पहले छीन लो। इससे वह आपकी चाल के अनुसार चलने लगेगा। पहले खुद को शर्मीली लड़की की तरह दिखाओ, शांत और असावधान। जैसे ही दुश्मन चूक करे तो खरगोश की फुर्ती से हमला कर दो। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा। सुन त्जू कहते हैं कि आग से हमला करने के 5 तरीके होते हैं। पहला तरीका है दुश्मन के सैनिकों को उनके शिविर में जलाना। दूसरा है उनके राशन और सामान को आग लगाना। तीसरा है उनके सामान ले जाने वाले वाहनों को जलाना। चौथा तरीका है उनके हथियारों और गोदामों को जलाना। और पांचवा है आग के जलते हुए अंगारे या विस्फोटकों को दुश्मन की ओर फेंकना। ऐसे हमले करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे पास इसके लिए साधन पहले से तैयार हों। आग लगाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो हमेशा तैयार रखनी चाहिए। आग से हमला करने का भी एक सही समय होता है।
ये हमला तब सबसे असरदार होता है जब मौसम सूखा हो और तेज हवा चल रही हो। कुछ विशेष चंद्र स्थितियां होती हैं, जैसे जब चंद्रमा छलनी, दीवार, पंख या सलाख नक्षत्रों में होता है, तब हवा तेज चलती है और आग जल्दी फैलती है। अब अगर हम आग से हमला करें तो 5 तरह की स्थितियां सामने आ सकती हैं। अगर दुश्मन के शिविर के अंदर खुद ब खुद आग लग जाए तो हमें बाहर से तुरंत हमला कर देना चाहिए। अगर आग लगी हो लेकिन दुश्मन शांत बैठा हो तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और तुरंत हमला नहीं करना चाहिए। जब आग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए और हमला करना मुमकिन हो तो जरूर हमला करना चाहिए। लेकिन अगर हालात ठीक न हो तो वहीं रुके रहना बेहतर होता है। अगर हम बाहर से आग लगाने का मौका पा जाएं, तो अंदर से आग लगने का इंतजार मत करो, जैसे ही सही समय हो हमला कर दो। आग हमेशा हवा की दिशा में लगानी चाहिए। अगर आप हवा के उल्टी दिशा से हमला करोगे तो आग आपके ही खिलाफ काम कर सकती है। दिन में उठने वाली हवा ज्यादा देर तक रहती है, जबकि रात की हवा जल्दी शांत हो जाती है। इसलिए आग से हमले की योजना बनाते समय इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो सेनाएं आग को सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं, वो समझदार मानी जाती हैं। वहीं जो पानी का इस्तेमाल करती हैं, वो दुश्मन को रोके रख सकती हैं, लेकिन उसका सब कुछ नष्ट नहीं कर पाती। जो लोग किसी योजना या साहस के बिना जीत हासिल करना चाहते हैं, वो अपना समय बर्बाद करते हैं और अंत में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धिमान राजा पहले से अच्छी योजना बनाता है और अच्छा सेनापति अपने संसाधनों को संभाल कर रखता है। बिना फायदे के किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सेना को तभी इस्तेमाल करो जब कुछ हासिल करने की उम्मीद हो, और तभी युद्ध करो जब हालात बेहद जरूरी हों। कोई राजा सिर्फ अपने गुस्से की वजह से युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए, और न ही कोई सेनापति केवल अपनी नाराजगी के कारण लड़ाई शुरू करे। अगर तुम्हारे लिए फायदा है तभी आगे बढ़ो, अगर नहीं है तो जहां हो वहीं रुको। गुस्सा कभी न कभी खुशी में बदल सकता है और परेशानी के बाद संतोष आ सकता है। लेकिन एक बार कोई राज्य नष्ट हो गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता, और मरे हुए लोग कभी लौटकर नहीं आते। इसलिए एक समझदार राजा हमेशा सतर्क रहता है और एक अच्छा सेनापति बहुत सोच समझकर कदम उठाता है। यही तरीका है देश को सुरक्षित रखने और सेना को बचाने का। सुन त्जू कहते हैं कि जब कोई राजा 1 लाख सैनिकों की सेना बनाकर लंबी दूरी तक कूच करता है तो देश के लोगों पर भारी बोझ पड़ता है। हर दिन का खर्च चांदी के हजारों सिक्कों जितना हो सकता है। इसके कारण देश के अंदर और बाहर हलचल मच जाती है, लोग थककर रास्ते में गिर पड़ते हैं और लाखों परिवारों का रोज का कामकाज भी रुक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दो सेनाएं सालों तक आमने सामने डटी रहती हैं, लेकिन असली जीत एक ही दिन में तय होती है। ऐसे में अगर कोई सिर्फ कुछ सिक्कों की बचत के लिए दुश्मन की स्थिति का पता नहीं लगवाता तो यह बहुत ही असंवेदनशील और मूर्खता भरा काम होता है। जो ऐसा करता है वो न तो एक सच्चा नेता है, न ही अपने राजा का मददगार और न ही जीत का हकदार। एक बुद्धिमान राजा और अच्छा सेनापति जो असाधारण काम कर जाते हैं, उसकी असली ताकत उनके पास मौजूद पूर्व जानकारी यानी समय से पहले मिली हुई सूचनाओं में होती है। यह जानकारी न तो किसी आत्मा या दैवीय शक्ति से मिलती है, न ही केवल अनुभव से और न ही तर्क से। दुश्मन के हालात की असली जानकारी हमें सिर्फ लोगों से ही मिल सकती है। इसीलिए जासूसों का इस्तेमाल किया जाता है। जासूसों के 5 प्रकार होते हैं: स्थानीय जासूस, आंतरिक जासूस, परिवर्तित जासूस, बलिदानी जासूस और जीवित लौटने वाले जासूस। जब ये पांचों तरह के जासूस एक साथ काम में लगे होते हैं
तो कोई भी दुश्मन हमारी जासूसी व्यवस्था को समझ नहीं सकता। इसी को सूत्रों की दिव्य योजना कहा जाता है और ये किसी भी राजा की सबसे कीमती शक्ति होती है। स्थानीय जासूस वो होते हैं जो किसी इलाके के आम लोग होते हैं। आंतरिक जासूस दुश्मन के अधिकारी होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। परिवर्तित जासूस वे होते हैं जिन्हें पहले दुश्मन ने हमारे खिलाफ भेजा था, लेकिन अब वे हमारे लिए काम करने लगे हैं। बलिदानी जासूस वे होते हैं जिन्हें हम कुछ जानबूझकर दिखाते हैं ताकि वे जाकर दुश्मन को गलत सूचना दे सकें। जीवित जासूस वे होते हैं जो दुश्मन की सेना में जाकर खबरें लेकर वापस लौटते हैं। इन जासूसों के साथ बहुत ही गहरा और भरोसेमंद रिश्ता होना चाहिए। इन्हें उदारता से इनाम देना चाहिए और इनके मामलों को पूरी तरह गोपनीय रखा जाना चाहिए। जासूसी का सही इस्तेमाल तभी हो सकता है जब सेनापति में स्वाभाविक बुद्धिमत्ता हो। साथ ही उसमें दया, ईमानदारी और चतुराई भी होनी चाहिए ताकि वह जासूसों से सही जानकारी हासिल कर सके। हर स्थिति में जासूसों का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही सोच समझकर और चालाकी से। अगर कोई गुप्त सूचना समय से पहले किसी जासूस ने किसी और को बता दी तो दोनों को सजा मिलनी चाहिए, यहाँ तक कि मौत भी। चाहे दुश्मन की पूरी सेना को हराना हो, किसी शहर को जीतना हो या किसी खास व्यक्ति को मारना हो, सबसे पहले उसके खास लोगों जैसे उसके सहायकों, दरबानों और सुरक्षा कर्मियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। यह काम हमारे जासूसों को सौंपा जाना चाहिए। अगर दुश्मन ने हमारे इलाके में जासूस भेजे हों तो हमें उन्हें पहचानकर लालच देना चाहिए, आरामदायक माहौल देना चाहिए और धीरे धीरे उन्हें हमारे पक्ष में कर लेना चाहिए। जब ऐसा हो जाए तो वह दुश्मन का नहीं, हमारा परिवर्तित जासूस बन जाता है। यही परिवर्तित जासूस हमें यह जानकारी देता है कि किन स्थानीय लोगों और दुश्मन के अधिकारियों को हम अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वह यह भी बताता है कि हमें किस तरह से झूठी खबरें बलिदानी जासूसों के जरिए दुश्मन को भेजनी हैं। साथ ही वह बताता है कि जीवित जासूसों को किस समय और कहां भेजना सबसे सही रहेगा। इन पांचों तरह की जासूसी का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होता है। और यह प्रक्रिया सबसे पहले परिवर्तित जासूस से शुरू होती है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा सम्मान और इनाम मिलना चाहिए। इतिहास में भी यही देखा गया है। जैसे यिन वंश का उदय इसलिए हुआ क्योंकि इचह नामक व्यक्ति पहले शाह वंश के अधीन था। उसी तरह चो वंश की स्थापना लूया नामक व्यक्ति के कारण हुई जो पहले यिन के लिए काम करता था। इसलिए केवल एक समझदार राजा और चतुर सेनापति ही सेना की सबसे तेज बुद्धिमत्ता को जासूसी के काम में लगाते हैं और ऐसे ही वे बड़ी जीत हासिल करते हैं। जासूस सेना की उस महत्वपूर्ण शक्ति की तरह हैं जो बिना शोर किए युद्ध की दिशा बदल सकती है।